सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 126। पहला प्रश्न। एक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ए, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह। सी, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वह निवेश है जिसमें विदेशी कंपनियां या निवेशक भारतीय कंपनियों में पूंजी लगाते हैं, लेकिन यह ऋण लोन नहीं होता। इसका उद्देश्य आमतौर पर लंबी अवधि के लिए व्यवसाय में हिस्सेदारी लेना और कंपनी के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। FDI का प्रवाह पूंजीगत रूप में होता है, जो पूंजी संग्रहण और विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का ऋण सृजन नहीं होता है, जैसा कि वित्तीय पूंजी के अन्य रूपों में होता है। अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। 2, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 4। सी, केवल 3। डी, केवल 1, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत का माल निर्यात आयात से कम है, जो व्यापार घाटे का कारण बनता है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं के आयात में आमतौर पर वृद्धि ही हुई है, विशेष रूप से ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती मांग के कारण। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। यह सही है। भारत का सेवा क्षेत्र जैसे IT सेवाएं निर्यात में प्रगति कर रहा है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। यह भी सही है। भारत व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, जिसका असर चालू खाता घाटे पर पड़ता है। अगला प्रश्न। 3, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? ए, कच्चे तेल की। बी, बहुमूल्य धातु बुलियन की। सी, दुर्लभ मृदा तत्वों की। डी, यूरेनियम की। इस प्रश्न का उत्तर है ए। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कच्चे तेल की एक प्रमुख श्रेणी है, जो अमेरिकी तेल बाजार में एक मानक के रूप में माना जाता है। यह एक हल्का और मीठा स्वीट कच्चा तेल होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। WTI का मूल्य निर्धारण वैश्विक तेल बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका उपयोग तेल की कीमतों के संदर्भ में मापदंड के रूप में किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में अधिक उत्पादित होता है और इसे न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज NYMEX में व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न। 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? 1, परिवारों का बकाया गृह ऋण। 2, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। 3, राजकोष बिल ट्रेजरी बिल्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। गैरवित्तीय ऋण में मुख्य रूप से वे ऋण आते हैं जो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित नहीं होते। उदाहरण के लिए, परिवारों का बकाया गृह ऋण एक गैरवित्तीय ऋण है, क्योंकि यह सीधे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के बजाय व्यक्तिगत ऋण के रूप में लिया जाता है। जबकि क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोष बिल दोनों वित्तीय ऋण हैं, क्योंकि ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न। 5, भारत में
क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? ए. कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। बी. कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। सी. कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। डी. कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत के परमाणु रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखने का कारण यह है कि कुछ रिएक्टरों में आयातित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है जबकि अन्य में घरेलू यूरेनियम का। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सुरक्षा उपायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है और इन मानकों के अंतर्गत रिएक्टरों को आयातित ईंधन का उपयोग करने पर निगरानी में रखा जाता है ताकि वैश्विक सुरक्षा और परमाणु अप्रसार के प्रोटोकॉल का पालन हो सके। अगला प्रश्न 6. व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। 2. ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। 3. ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी. व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, जिसका मतलब है कि वे आयात की मात्रा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ट्रिम्स केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, न कि सेवाओं के व्यापार से संबंधित। यह विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि यह विशेष रूप से व्यापार और निवेश संबंधित शर्तों और नियमों को नियंत्रित करते हैं, जिनका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न 7. यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? 1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। 2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। 3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और मंदी की स्थिति में तरलता को बढ़ाना होता है। इसे लागू करने के लिए रिजर्व बैंक निम्नलिखित कदम उठाता है। 1. वैधानिक तरलता अनुपात CRR को घटा सकता है ताकि बैंकों के पास अधिक तरलता हो। 2. बैंक दर और रेपो दर को घटाकर बैंकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराता है। हालांकि सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF को बढ़ाने से बैंक को सस्ती दर पर उधारी मिलना मुश्किल हो जाता है, जो प्रसारवादी नीति के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2,00405 की कीमतों पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। 2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। 4. ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 3 और 4। सी. केवल 3। डी. केवल 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए। 1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता बढ़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई। 2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि नहीं हुई,
क्योंकि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवृत्ति बढ़ाई। 3 हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था जैसे सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। 4 ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों में कमी आई थी। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCBs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। 2 DCCBs का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। कथन एक गलत है क्योंकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCBs आमतौर पर कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में कम ऋण देते हैं। DCCBs का प्राथमिक कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को निधि उपलब्ध कराना होता है, जो कि कृषि ऋण वितरण की प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथन 2 सही है क्योंकि DCCBs का मुख्य कार्य पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है ताकि कृषि क्षेत्र में साख का प्रवाह सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न 10 भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? 1 यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। 2 यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। 3 यदि साइबर बलात्ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। 4 यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 2 और 3, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। साइबर बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ सामान्यतः दिए जाते हैं। 1 यदि मैलवेयर के कारण कंप्यूटर प्रणाली प्रभावित होती है तो इसे पुनः प्रचालित करने के लिए लगने वाली लागत को कवर किया जाता है। 2 साइबर बलात्कारी घटना के मामले में विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत को कवर किया जाता है। 3 यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने के लिए लगने वाली लागत भी कवर की जाती है। किंतु कंप्यूटर के नुकसान से संबंधित नए कंप्यूटर की लागत आमतौर पर साइबर बीमा द्वारा कवर नहीं की जाती है, इसलिए कथन 2 गलत है।